अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तालिब इल्म आप लोग तुलबा? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आ, अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 भी है और लेक्चर नंबर 1 भी इसी के ऊपर है। हम इसको मतलब बताएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि तकसीम बंगाल या पार्टीशन ऑफ बंगाल 1857 के बाद तारीख के अंदर सबसे बड़ा वाक़या है। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक देखें, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल ने मुसलमानों की और हिंदुओं की दोनों की ज़िंदगियों को जो है झंझोड़ के रख दिया है। बंगाल एक सूबा था जिसमें बिहार, उड़ीसा ये सब भी शामिल थे, आसाम भी शामिल था, चिटागोंग और ढाका वगैरह, और कलकत्ता भी शामिल था। कलकत्ता जो है ये इस सूबे का समझ ले मरकज़ी मरकज़ है। सूबे का मरकज़ कैसे? जैसा सिंध हमारा इस वक्त का सूबा है ना, सिंध, सूबा सिंध, इसका अगर हम मरकज़ है तो वो कौन सा मरकज़ है? वो जनाब कराची उसका मरकज़ है। इसी तरह उस दौर में 1905 में बंगाल का जो मरकज़ था वो कलकत्ता था, मतलब दारुल हुकूमत और कैपिटल जिसको हम कहते हैं, कैपिटल सिटी। लॉर्ड कर्जन नाम की जो शख्स ने, जो उस वक्त के वायसराय थे, उनको ये दुश्वारी पेश आ रही थी कि ये चूँकि बहुत गुंजान आबाद, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पॉपुलेटेड एरिया है बंगाल का, तो इसका इंतज़ाम करने में उसको बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। जितना बड़ा शहर होता है इतने उसके मसाइल होते हैं। इसी तरह जो है जितना बड़ा सूबा था उसके इतनी ही ज़्यादा जो है उसके मसाइल थे। तो उस मसाइल के हल के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये तजवीज़ पेश की कि अगर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिया जाए, एक का जो है कैपिटल सिटी यानी ईस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी ढाका को कर दिया जाए, वेस्ट बंगाल, मगरिबी बंगाल, इसका कैपिटल सिटी जो है कलकत्ता को कर दिया जाए, तो इंतज़ाम संभालने में इनको आसानी होगी। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी यहाँ बनिस्बत हिंदुओं की, और वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल जो सिटी आपका कलकत्ता कहलाता, वो जो है वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुसलमानों की आबादी कम थी। ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो प्रैक्टिसिंग होती वो खेती बाड़ी होती। चाय के खेत थे यहाँ पर, चाय के बागात थे, पटसन के खेत थे और चावल के खेत थे। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग जो थे वो फार्मर और किसान होते थे। जबकि वेस्ट बंगाल जो था इसी चावल के जो है मतलब उसकी पॉलिशिंग इंडस्ट्री वहाँ पे थी, और इसके अलावा बेशुमार किस्म की इंडस्ट्रीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि वेपन इंडस्ट्री भी कलकत्ता में मौजूद। और ये तो उसूल है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती वहीं पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लिहाजा बड़ी तादाद में जो पढ़े लिखे लोग थे वो मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल के अंदर थे। ये ज़्यादातर चूँकि हिंदू थे, और ईस्ट बंगाल में चूँकि मुसलमान रहते थे तो ये मतलब किसान थे, तो किसानों के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि एजुकेशन को हासिल करें, लिहाजा ये लोग अनएजुकेटेड थे, इनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। शहरों वाली सारी फैसिलिटीज़ मगरबी बंगाल में थी, जबकि ईस्ट बंगाल यानी मशरक़ी बंगाल में मतलब गांव देहात वाला माहौल था। जब ये तकसीम हुआ, उस तकसीम की वजूहत तो ये थी कि जनाब आबादी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करना मुश्किल है, और मतलब तिजारती मायदे की परेशानी है, तो जनाब जराइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे, और इसके अलावा जो है सड़कों का ना होना, और ये एक मतलब बेशुमार किस्म की सोशल प्रॉब्लम्स थी।
इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने इसको तकसीम किया। लॉर्ड कर्जन ने जब ये तकसीम किया तो 1905 में ये बाकायदा इसके दो हिस्से हो गए, एक ईस्ट बंगाल बन गया, दूसरा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का जो दारुल हुकूमत वो बन गया ढाका। तो यहाँ से मुसलमानों की तरक्की का आगाज़ हुआ। बंगाल के जो मुसलमान थे अब उनके लिए रोज़गार के मौके, चूँकि सूबा अलग अलहदा हो गया तो लिहाजा सूबे के लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं उधरी, तो लिहाजा उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई। उन्हीं को उनके वहाँ पर पहले स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये सारी चीज़ें भी बनना शुरू हो गई। इसके साथ साथ सड़कें अच्छी बनना शुरू हुई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। इस वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसके अलावा चाय और एक उनके यहाँ घास उगती है पटसन, ये जो पटसन है इनके वजह से इनका ठीक ठाक वहाँ पे मिल वगैरह फैक्ट्रियाँ चलती थी, तो ये सब के सब ईस्ट बंगाल के हिस्से में आ गए। तो वहाँ पे खुशहाली और तरक्की का आगाज़ हुआ। हिंदुओं को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, तो इन्होंने बाकायदा स्वदेशी तहरीक के नाम से एक तहरीक शुरू कर दी, और उनका मुतालबा ये था कि इस बंगाल का किसी तौर पे तकसीम ना किया जाए। हिंदू ईस्ट बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की आबादी थी वो माइनॉरिटी में तब्दील हो गई, और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। लिहाजा मुसलमानों की तरक्की उनको एक आंख नहीं भाई, और उन्होंने पॉलिटिकल इसको प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसको बाकायदा प्रोटेस्ट शुरू किया, और ब्रिटिश के जो आइटम्स और यूरोपियन जो आइटम्स जो हिंदुस्तान के अंदर आते थे उनका उन्होंने मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किया। उस बाइकआउट का उन्होंने नाम रखा स्वदेशी तहरीक, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई। फिर इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में वायलेंस शुरू हो गया, मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान बाकायदा फसादात शुरू हो गए। बाकायदा शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को निकालने का मुतालबा शुरू कर दिया, और जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में थे और हिंदू मेजॉरिटी में थे वहाँ पे मुसलमानों के घर बारों को चलाना शुरू किया और तशद्दुद करना शुरू किया, उनको मारना और उनको इलाके से दरबदर करना शुरू किया। तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटीज़ में थे तो वहाँ पर उसका उल्टा रिएक्शन शुरू हुआ, और उन्होंने हिंदुओं को नुकसान पहुँचाना शुरू किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इसको संभालना एक मुश्किल काम हो रहा था। बल आखिर शाह जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड से खुद बाकायदा यहाँ आए। उनकी ताजपोशी की रस्म थी। उस सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने एकदम से तंसीख बंगाल का ऐलान कर दिया, अनलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कैंसिलेशन कर दिया। लॉर्ड कर्जन को हटा दिया गया वायसराय के अहदे से। लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वायसराय थे, उनकी जगह लॉर्ड मिंटू आ गए। और फिर इसके बाद बाकायदा ये ऐलान हुआ कि बंगाल दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में है जो 1905 से पहले था। ये हुआ 1911 में। फौरी तौर पे अगर हम इसका रद्द-ए-अमल देखते हैं और इसकी सूरत हाल देखते हैं तो हमें चंद बातें समझ में आती हैं। एक तो उस वक्त के मुसलमान के ऊपर ये आया होना शुरू हुआ, ये वाज़े होना शुरू हो गया कि हिंदू इनके साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कहती तो ये थी कि वो हिंदुस्तान की वाहिद जमात है, उन्होंने मुसलमानों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि हिंदुओं के मुतालबे में वो आगे आगे रही। और मुसलमानों की तरक्की के लिए ना उन्होंने पहले सोचा, ना अब उनको ये तरक्की, ना बाद में उनको ये गवारा था। तो एक चीज़ तो वाज़े तौर पे मुसलमान के सामने आ गई, मुसलमानों के सामने,
कि एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मुसलमान की जो हैसियत हिंदुस्तान में है वो ना होने के बराबर है, या तीसरे दर्जे का शहरी है वो मुसलमान। और एक और चीज़ इनको ये पता चला कि जो है सियासत, एक सियासी जमात की कितनी अशद ज़रूरत है मुसलमानों को, जो अपने मुतालबात बरतानवी हुकूमत तक पहुँचाए। और जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी जमातों ने जिस तरह बरतानवी हुकूमत के ऊपर दबाव डालकर और बाइकॉट कर और हड़ताल करके और मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोटेस्ट करके इस फ़ैसले को ख़त्म कराया, मुसलमानों के पास भी ऐसी एक कोई सियासी जमात होनी चाहिए जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हो, और मुस्तक़बिल में जब भी कभी मुसलमान के साथ ज़्यादती हो तो बरतानवी हुकूमत को ये ज़रूर जो है मतलब अपनी उनके सामने अपने मुतालबात को रखें। लेकिन उस वक़्त की बदकिस्मती थी कि मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी। मुसलमान ने जो अमली तौर पे सियासत सीखा वो तक़सीम बंगाल के बाद सीखा। और एक और जो बड़े असरात जो मुरतब हुए, हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हिंदू मुस्लिम फसादात बड़े पैमाने पर हुए और बाकायदा ऐसी तहरीकें चली जिसमें जो है मुसलमानों को मतलब हिंदुस्तान से निकालने की धमकियां मिलने लगीं और जगह जगह जो है हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और लोगों की बड़ी तादाद के अंदर जाने गई। तो इस तनसीक के असरात ये भी हुए, और तनसीक के असरात ये भी मिले कि जो 5 साल का जो दौर था 1905 से लेकर 1911 तक, मुसलमानों के जो ईस्ट बंगाल मशरक़ी बंगाल है वो अच्छा खासा तरक्की कर गया और वहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रॉपर रोड बन गए। इसके अलावा जुडिशरी सिस्टम जो है वो भी बन गए। तो फ़ायदा तो ये हुआ, और दूसरी एक फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान को शऊर आ गया कि सियासत में अगर जब तक वो हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक कि वो अमली सियासत में अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो जब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों ने जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो वो कौल था कि आप सियासत से दूर रहें, इस कौल को पश्त से पुश डालकर बाकायदा मैदान में उतर गए, सियासत के मैदान में। और मुस्लिम लीग जो बनी, मुसलमानों की जो जमात है 1906 में बनी, ये इसी का रद्द-ए-अमल था, तक़सीम बंगाल का रद्द-ए-अमल था। और उस तक़सीम बंगाल के बाद जो तनसीख़ बंगाल, जो कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये जो हुआ उसका जो है रिएक्शन था कि मुसलमान यूनाइट हुए, मुत्तहिद हुए और उन्होंने अपनी एक अलहदा जमात बनाई, सियासी जमात, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो अपनी एक अलहदा जमात होगी। और ये मुस्लिम लीग जो है इसने बाकायदा दावा किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उसकी नुमाइंदा जमात ये है, जबकि कांग्रेस का ये दावा था कि हिंदुस्तान में जो है वाहिद नुमाइंदा जमात है, जो वो कौन सी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मुसलमानों ने इसके मुकाबले में ये बात निकाली कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग का आगाज़ कैसे हुआ और मुस्लिम लीग किस तरह बनी, ये इंशाअल्लाह आपको मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तो सिर्फ ये मकसद था कि तक़सीम बंगाल जो है उसके क्या असरात हुए और क्या चीज़ें मुरतब हुई। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर में जो है मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताऊंगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।